हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएसईबी के 2020 में पूछे गए जो ग्रामर सेक्शन से क्वेश्चन है, आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे और उसी को बेस मानते हुए हम लोग 2021 की तैयारी के बारे में प्लान करेंगे। और एक बात और, सीबीएसई की अभी गाइडलाइंस आई है कि हो सकता है कि सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंजेस किए जा सके। मेरे हिसाब से बीएसईबी भी ऐसा कोई डिसीजन ले सकती है और जहां तक मुझे लगता है कुछ जो लिटरेचर के जो चैप्टर होंगे शायद उसमें कुछ चैप्टर को शायद वो इंक्लूड ना करें, मतलब शामिल नहीं करें, लेकिन ग्रामर तो लगभग वही होगा। इसलिए ग्रामर जो पूछा जाएगा उस हिसाब से सीबीएसई में उसी तरीके से बिहार बोर्ड में भी पूछा जाएगा। तो ग्रामर को अच्छे तरीके से पढ़ना है। चलिए देखते हैं। टोटल पिछली बार जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं ग्रामर सेक्शन से 36 यानी 36 क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसमें से जो मेरे पास है, मेरे पास सेट नंबर ई क्वेश्चन आया है और वो क्वेश्चन अगर आप चाहें लेना तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम पे, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इससे पहले कि इस वीडियो को मैं स्टार्ट करें, ये वीडियो 2 पार्ट में होगा क्योंकि 40 क्वेश्चंस हैं और डिटेल में एनालिसिस करने के बाद लगभग बहुत टाइम लगेंगे। इसलिए इस पार्ट में हम लोग 1 से 20 तक ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां आप देख सकते हैं टोटल जितना क्वेश्चन 1 से लेकर के 20 तक में पूछा गया है। पहले मैंने क्वेश्चन को पढ़ा था अच्छे तरीके से और उसके बाद इसमें जो कुछ पूछने की कोशिश की गई है, ठीक है, जो कुछ इसमें पूछने की कोशिश की गई उसका मैंने शॉर्ट नोट एक तैयार किया है। यहाँ आप देख सकते हैं स्ट्रेटेजी फॉर 2021, क्योंकि पैटर्न लगभग वही रहेगा, प्लान लगभग वही रहेगा। क्या क्या पूछा है वो सब मैंने यहाँ पे लिखा है। स्पेलिंग टेस्ट पूछा गया है, नरेशन पूछा गया है, टेंस पूछा गया है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पूछा गया है, जिरंड पूछा गया है, इन्फिनेटिव पूछा गया है, पार्टिसिपल पूछा गया है, प्रेपोजिशन पूछा गया है, वर्बल फ्रेज पूछा गया है, आर्टिकल पूछा गया है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस पूछा गया है और भी कुछ पार्ट हो सकते हैं जिसको कि शायद मैं मिस कर रहा हूं, लेकिन इतनी चीजें पूछी गई है। हम लोग करेंगे क्या, बारी बारी से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और यहाँ पे टिक करते चलेंगे कि किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा गया है यहाँ पे चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी स्पेलिंग इसमें पूछ रहा है कौन सा स्पेलिंग यहाँ पे सही है। देखिए यहाँ पे विटामिन लिखा हुआ है और VITAMIN ये पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट है, ठीक है। स्पेलिंग से एक क्वेश्चन पूछा गया है, हम लिख लेते हैं एक, ठीक है। हम आगे डिस्कशन नहीं करेंगे इसमें। विटामिन और विटामिन ये स्पेलिंग सारे के सारे गलत है। स्पेलिंग से रिलेटेड 2 चीजें आप कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि शब्दों को बारीकी से अध्ययन करें। इसके अलावा कुछ रूल्स है स्पेलिंग के जो कि हम लोग क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ही सेड टू मी विल यू पोस्ट दिस लेटर फॉर मी इनडायरेक्ट, यानी ये नरेशन का क्वेश्चन पूछा गया है। नरेशन आप पढ़े होंगे, 2 पार्ट में होता है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। ये डायरेक्ट दिया हुआ है, आपको इनडायरेक्ट करना है। अब यहाँ पे देखिए होता क्या, रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर के हम 2 चीजों को चेंज करते हैं, टेंस को चेंज करते हैं, इसके अलावा उसके पर्सन को चेंज करते हैं। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का सेंटेंस अगर इंटरोगेटिव है तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो आस्क में बदल जाता है। सबसे पहले ये चेक कीजिए कि आस्क किस में लिखा हुआ है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसको क्रॉस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। टेंस रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो आपका रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का टेंस भी पास्ट टेंस में हो जाएगा, यानी विल का पास्ट टेंस आपको यूज करना होगा, यानी वुड का यूज होगा। वुड इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसको क्रॉस करेंगे। ये तो पहले ही खत्म है, बच गया हमारे पास ये 2, ठीक है। उसके अलावा कुछ प्रोनाउन होते हैं जो कि नियरनेस को शो करते हैं, नजदीकी को शो करते हैं, हम उसको डिस्टेंस में शो करते हैं, दूर में शो करते हैं। जैसे ये दिस है, ये बदल जाता है दैट में, दैट ये आ गया, इसमें दिस है, ये गलत हो गया, ये सही है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, इफ आई वुड पोस्ट दैट लेटर फॉर हिम, क्या मैं उसके लिए वह लेटर पोस्ट कर सकता हूं। मी हिम में कैसे चेंज होता है हम लोग आगे देखेंगे। आगे चलिए, नंबर 3 पूछा है, लेट मी डैश द क्लासरूम प्लीज। देखिए लेट से सेंटेंस शुरुआत है,
लेट वाले सेंटेंस जो होते हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंस में होते हैं, और इंपेरेटिव सेंटेंस V1 से शुरू होता है, यानी इंपेरेटिव सेंटेंस सेकेंड पर्सन को ही बोला जाता है, और ये ठीक प्रेजेंट टेंस को ही शो करेगा। V1 होगा, इसमें कोई V1 है नहीं, आपको चूज करना है वर्ब, ठीक है। और लेट है क्या, लेट एडवर्ब है, आगे डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें आपको V1 चूज करना है। 2 + V1 ये इन्फिनेटिव है, ये नहीं होगा। लिव में ING लगा हुआ है, ये भी नहीं होगा। लिव ये है, यानी ये इसका सही होगा, ठीक है। ये इन्फिनेटिव से है, ये इन्फिनेटिव से है, इन्फिनेटिव नहीं कह लीजिए आप, सेंटेंस का ही पार्ट कह सकते हैं। इसमें हम लोग इसमें टेंस में लिख लेते हैं, ठीक है। आगे सी डैश बी एबव 40। एबव 40 कहने का मतलब क्या कि 40 से ज्यादा। 40 से ज्यादा मतलब क्या कि उसकी उम्र की बात की जा रही है, ठीक है। वह 40 से ज्यादा की होगी, वो 40+ होगी, है ना, होगी, यानी फ्यूचर टेंस जैसे ही आया। फ्यूचर टेंस में आपको पता है शैल और विल का यूज होता है, और सी के साथ विल होता है, यानी ये आ गया। ये भी आपका पूछा गया टेंस से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नंबर 5, यू डैश द पियानो। यू डैश द पियानो। पियानो एक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो यू डैश द पियानो। अब देखिए यू के साथ आपको यहाँ पे ये देखना है कि कौन सा वर्ब यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब की अगर आप बात करें तो यू के साथ क्या एम होता है, नहीं होता है। यू के साथ क्या इज होता है, नहीं होता है। यू के साथ आर होता है, हाँ होता है। यू के साथ वाज होता है, नहीं होता है। चलिए यही सेंटेंस आपका सही होगा। ये फिर से 10 से पूछा गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसमें पूछा गया 6 नंबर सेंटेंस में करेक्ट। इसमें से करेक्ट कौन सा है, जो सही है वो आपको चूज करना है। ईदर ऑफ द मैन कैन डू इट, एनी ऑफ द 3 मैन कैन डू इट, ईदर ऑफ द 3 मैन कैन डू इट, एनी ऑफ द 3 मैन कैन डू इट, ठीक है। आप सबसे पहले ये याद रखिए कि इधर जैसे ही आएगा तो वो 2 थिंग या फिर 2 पर्सन को शो करेगा। 2 थिंग या फिर 2 पर्सन होगा, तो इधर के साथ यहाँ पे 3 कैसे लगा, यानी ये गलत होगा, ये नहीं होगा। इसमें भी देखिए फिर यहाँ पे 3 मैन है, ये भी नहीं होगा, यानी ए ऑप्शन और सी ऑप्शन हमारे हट गए, बच गए बी और डी। अब देखिए एनी ऑफ द 3 मैन कैन डू इट, एनी ऑफ 3 मैन कैन डू इट। अब देखिए कह रहा है कि 3 में से कोई भी व्यक्ति काम कर सकते, तो 3 कौन से व्यक्ति जो निश्चित है, जो खास है। जैसे ही खास आएगी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, यानी ये सही होगा, इसमें आर्टिकल नहीं है, ठीक है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चैप्टर है। चलिए आगे देखते हैं। द मदर सेट इन अ कॉर्नर डैश हर सन टेक हिज बेबी स्टेप। माँ कॉर्नर में बैठ गई देखने के लिए कि उनका बच्चा जो है किस तरीके से अपने कदमों को उठाता, मतलब एक छोटा सा बच्चा किस तरीके से चलता है, ये देखने के लिए। अब आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, वॉच्ड होगा, वॉचिंग। देखिए वॉच तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे एज ए यूज करना है, या तो इन्फिनेटिव आप यूज कर सकते हैं या फिर आप जिरंड का यूज कर सकते हैं। तो वो वॉच नहीं होगा, V2 आप यूज नहीं करेंगे, ये भी नहीं होगा क्योंकि V1 आपको यूज नहीं करना है। 2 V1 अगर आप यूज करते हैं तो 2 वॉच का यूज होता है, यानी ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। द मदर सेट इन अ कॉर्नर, क्या करने के लिए, देखने के लिए, और देखने का जो काम होगा वो क्या होगा, कंटिन्यू में होगा। कंटिन्यू में जैसे ही होगा ING का यूज होता है, यानी ये सही होगा, ठीक है। द मदर सेट इन अ कॉर्नर वॉचिंग हर सन टेक हिज बेबी स्टेप्स, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से ये जिरंड का हो गया टॉपिक, ये जिरंड में हमने लिख लिया। आगे देखिए, प्लीज गिव मी डैश केक दैट ऑन द टेबल, मतलब कृपया मुझे केक दीजिए जो कि टेबल पर पड़ा हुआ है। यहाँ पे आपको एन, माफ कीजिएगा, ए एन द में से कोई एक चूज करना है, या फिर नो आर्टिकल, यानी ये आर्टिकल का पार्ट है। आर्टिकल वाले में हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब केक कह रहा है देने के लिए, तो केक कौन सा, जो कि कोई खास है, जो कि टेबल पर रखा हुआ है। तो ए और एन जो होता है वो इनडेफिनिट आर्टिकल होता है, यानी जो निश्चित नहीं है उसको शो करता है। अब यहाँ पे केक तो निश्चित है, और द जो होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है, यानी ये सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ गए। नंबर 9 देखिए, आई डू नॉट लाइक कॉफी, आई नो लाइक कॉफी, आई हैड नो लाइक कॉफी, आई विल नॉट लाइक कॉफी। लाइक जो है, लाइक मतलब पसंद करना, हिंदी से समझिए। जिस शब्द के अंत में ना लगा हुआ होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसको वर्ब माना जाता है, ठीक है। तो वो वर्ब माना जाएगा जैसे ही, तो वर्ब जैसे ही आएगा, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब देखिए इसमें है, इसमें नहीं है ना, ये क्रॉस हो जाएगा, इसमें है और इसमें है। अब ध्यान देखिए कि मैं कॉफी पसंद नहीं करता हूँ, ठीक है। आप जनरली यही कहेंगे, आप जनरली यही कहते हैं प्रेजेंट टेंस में कि मुझे कॉफी पसंद नहीं है, तो जैसे नहीं है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, यानी ये सही होगा, ठीक है। हैड नहीं होगा, क्योंकि हैड होगा तो फिर आगे भी थर्ड का यूज होना चाहिए था, ये गलत है। नेक्स्ट है आई विल नॉट लाइक कॉफी, मैं
पसंद नहीं करूंगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, इसको क्रॉस करते हैं, समझ गए। तो ये भी टेंस से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10। डैश ही ड्राइव टू वॉक, डैश ही ड्राइव टू वॉक। ड्राइव लगा हुआ है, यानी ये V1 फॉर्म में है। तो V1 फॉर्म जैसे ही आएगा तो हैज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हैज के साथ भी थर्ड का यूज होता है। ठीक है, क्या डोंट होगा? नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अगर आप ही लगा हुआ है और V1 है तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा, है ना। इसके लिए हेल्पिंग वर्ब भी क्या आना चाहिए? सिंगुलर आना चाहिए। तो ये डोंट नहीं हो सकता, ये डू नहीं हो सकता है, ये होगा, है ना, क्योंकि वो सिंगुलर वर्ब है। डू प्लस ES और S, यानी ये सिंगुलर फॉर्म हो गया। ये टेंस का पार्ट था। आगे देखिए 12, देयर इज अ ब्रिज डैश, देयर इज अ ब्रिज डैश द रिवर। मतलब ये कह रहा है कि नदी पर पुल है। पुल कैसे होता है? नदी के इस पार और उस पार, और एक अक्रॉस एक ऐसा प्रेपोजिशन है जो कि इस पार से लेकर के उस पार को शो करता है, यानी इसमें क्या हो जाएगा? अक्रॉस हो जाएगा। ये पार्ट किसका था? प्रेपोजिशन का पार्ट था। ठीक है, उसके बाद इट में रेन वी विल गेट वेट। इसमें ये कह रहा है कि इट में रेन मतलब बारिश हो सकती है, वी विल गेट वेट हम लोग भीग जाएंगे। कंबाइनिंग करना यानी जोड़ना है दोनों सेंटेंस को, है ना। चलिए देखते हैं जोड़ना कैसे होगा। अब क्या हम इस सेंटेंस को ये कह सकते हैं कि अगर बारिश हुई तो हम लोग भीग जाएंगे? बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, और मे चांसेस दर्शाता है किस चीज को? पॉसिबिलिटी को 50-50, यानी 50% हो सकता है या फिर 50% नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर बारिश हुई तो हम लोग भीग जाएंगे, है। और ये सेंटेंस क्या है? ये टाइम क्लाउज है। हम लोग टेंस में पढ़ेंगे टाइम क्लाउज। दोनों में से कोई नहीं हुआ है, ना ही बारिश के होने का काम हुआ है, ना ही भीगने का काम हुआ है। तो जो पहले होगा, है ना, जो पहले होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, और जो बाद में होगा फ्यूचर इंडेफिनिट बनेगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस V1 होता है, यानी इसमें है, और फ्यूचर इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस शैल और विल और गेट इसमें है। चलिए डायरेक्ट इसको टिक करते हैं, यानी ये सही है। ये भी सेंटेंस ये भी हो गया इसका पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 13 है ही डैश क्लासिकल म्यूजिक फॉर 4 hours एवरी डे। मतलब एवरीडे जैसे ही आया, है ना, एवरीडे जैसे ही आया तो ये हैबिचुअल एक्शन को दर्शाएगा, यानी आदत की बात दर्शाएगी। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस, अब आपके पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट से सारे के सारे ऑप्शन है, और एक है जो कि वॉज है, जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट से है। और प्रैक्टिस यहाँ पे है प्रिंसिपल वर्ब। जैसे प्रिंसिपल वर्ब होगा तो वॉज के साथ V1 प्लस ING का फॉर्म यूज होता है, तो ये गलत हो जाएगा। अब देखिए क्या आप इसमें से क्या यूज करेंगे? फिर इसके साथ भी ING का फॉर्म यूज होता है, ये होगा नहीं। तो यानी आपके पास दो बचे, और जो दोनों क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो कर रहा है। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, आपके पास वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। और सिंगुलर वर्ब आप S या ES लगा करके बनाते हैं, यानी ये आपका सही होगा। ठीक है, चलिए, मतलब वह प्रत्येक दिन 4 घंटे क्लासिकल म्यूजिक की, शास्त्रीय संगीत की प्रैक्टिस करता है। रीता डैश टू द रेडियो। मतलब रीता रेडियो क्या? इज लिसनिंग, हैज लिसनिंग, एम लिसनिंग, या फिर हैड लिसनिंग। अब देखिए हैड तो होगा नहीं, मैंने क्या कहा था? हैड के साथ भी थर्ड यूज होता है, हैज के साथ भी थर्ड यूज होता है। अब रीता के साथ आप एम लगाइएगा, एम सिर्फ और सिर्फ एक के साथ लगता है, वो है आई, है ना। तो यानी ये भी गलत हो जाएगा। बच क्या गया आपका? ये। तो रीता रेडियो सुन रही है। ठीक है, ये सेंटेंस भी किसका हो गया? ये टेंस का हो गया। शायद हमने उसका नहीं लिखा था, हम ये यहाँ पे लिख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। 15 इसमें फिर से कह रहा है कि करेक्ट चूज करना है। सी वॉन्ट 3 egg, सी वॉन्ट्स 3 egg, सी वॉन्टिंग 3 eggs, सी वॉन्ट्स 3 eggs। अब देखिए 3 जैसे ही आया, यानी ये प्लूरल को, आगे जो नाउन आएगा वो प्लूरल को शो करेगा, है ना। तो इसमें एक में S नहीं है, यानी ये गलत हो जाएगा। इसमें भी नहीं है, इसमें है, इसमें भी है। अब यहाँ देखना है, वांट में ING है। जैसे ही ING आएगा तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो यानी ये गलत हो जाएगा। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सिंगुलर वर्ब ले रहा है, सही है। उसको 3 अंडे चाहिए, वह 3 अंडे चाहती है। ठीक है, यानी ये सही हो जाएगा। ठीक, यानी ये 15 ये हो गया आपका फिर से किससे रिलेटेड? ये आपको 10 से रिलेटेड, इसको मान लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, लर्निंग डैश इजंट इजी। मतलब सीखना आसान नहीं है। क्या सीखना आसान नहीं है? लैंग्वेज सीखना आसान नहीं है। और कौन सा लैंग्वेज की बात करें? फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रांस की जो लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज सीखना आसान नहीं है। जैसे लैंग्वेज की बात करेंगे, जैसे आप सेंटेंस आप बताइए, आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। आई एम लर्निंग इंग्लिश, ओनली इंग्लिश आपने यूज किया, सिर्फ आपने इंग्लिश यूज किया,
तो हम द का यूज क्यों करेंगे, ऑफ का यूज क्यों करेंगे, इनका यूज क्यों करें, डायरेक्ट ये क्यों नहीं करेंगे, है ना। और ये आर्टिकल का पार्ट होता है, हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल में, यानी आर्टिकल में हम लोग इसको लिख लेते हैं। 17 नंबर, ही इज गोइंग डैश लीव नेक्स्ट वीक, मतलब वह अगले सप्ताह छुट्टी पर जा रही है। अगले सप्ताह छुट्टी पर जा रही है, गई नहीं है, जा रही है। तो गो के साथ एक प्रेपोजिशन आता है, वो होता है ऑन। जब हम क्या करते हैं, किसी चीज पर जाने वाले होते हैं तो गो ऑन का यूज किया जाता है, ठीक है। या फिर गो ऑन एक और कंटिन्यू को भी शो करता है ना। गो ऑन कंटिन्यू को भी शो करता है, यानी जारी रखने को भी शो करता है ना। तो यानी इसके साथ आपका ये हो जाएगा, ठीक है। और ये भी फिर ये हो गया क्या आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया, वर्बल फ्रेज इसको कह सकते हैं, है ना। उसके बाद प्लीज बी क्वाइट, आई डैश माई होमवर्क, चुप रहो, है ना, बिल्कुल शांत रहो। अब प्रेजेंट टेंस में आप कह रहे हैं कि जैसे सपोज कि आप होमवर्क बना रहे हैं, कोई आ गया डिस्टर्ब करने के लिए, तो आप क्या कहेंगे, चुप रहो, देख नहीं रहे हो हमको, हम होमवर्क बना रहे हैं। होमवर्क बना रहे हैं यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जैसे ही आ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आ रहा है जैसे ही, है ना। तो कंटिन्यूअस टेंस जैसे ही आ रहा है तो आप V1 प्लस ING का यूज करेंगे और उसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। देखिए आई के साथ क्या आप इज लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। आई के साथ विल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन मैंने अभी क्या कहा, प्रेजेंट टेंस होना चाहिए, फ्यूचर टेंस को दर्शाता है, गलत हो जाएगा। आई के साथ एम लगता है, आई के साथ आर लगता है, नहीं लगता है, यानी ये सही हो जाएगा, मैं होमवर्क बना रहा हूं, है ना। ये भी आपका टेंस से था, ठीक है। 19, ही हैज ब्रोकन हिज लेग सो ही डैश प्ले फुटबॉल। ही हैज ब्रोकन हिज लेग मतलब वह अपना पैर तुड़वा बैठा है, इसलिए वह फुटबॉल क्या नहीं खेल सकता है ना। किसी का पैर टूट गया तो वो फुटबॉल नहीं खेल सकता है। अब ऐसा थोड़े है कि वो जाकर के खेले, उसको खेलना चाहिए, नहीं, पैर टूट गया, हाथ भी टूट जाएगा बेचारे का, है ना। तो ये शुड चाहिए हो जाएगा, उसको खेलना चाहिए नहीं चाहिए, उसको जरूर खेलना चाहिए, मस्ट बिल्कुल नहीं। पैर टूट गया, अब क्या, और क्या तोड़ने का इरादा है, और सब कुछ तोड़ने का इरादा है, बिल्कुल नहीं है। नीड्स नॉट, उसको खेलने की जरूरत नहीं है, फुटबॉल खेलने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ये सही हो सकता था, लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए ये आप वर्ब यूज कर रहे हैं, ये भी एक वर्ब है। दो वर्ब जब एक साथ होते हैं, है ना, तो उसके बीच में क्या होता है, एक आर्टिकल प्रेपोजिशन टू का यूज होता है, जो कि हम उसको इन्फिनेटिव बनाने के लिए करते हैं, है ना। तो ये इसमें नॉट टू नहीं लगा हुआ, ये नहीं होगा कि नॉट वह नहीं खेल सकता है ना। 20 और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कैट इज ईटिंग द फिश। अब ये है क्या, मैं लिखना भूल गया, ये शायद आपको वॉइस पूछ रहा है ना, ये वॉइस पूछ रहा है और ये डायरेक्ट दिया हुआ है, माफ कीजिएगा, ये एक्टिव दिया, ये पैसिव वॉइस पूछ रहा है आपसे, है ना। इसका पैसिव करना है, पैसिव जैसे करना है, आप याद रखिए कि वॉइस में हमेशा भी थर्ड का यूज होता है ना। अब देखिए भी थर्ड किसमें है, द फिश इज बीइंग ईटन, इसमें तो भी थर्ड है ही नहीं, ये गलत हो जाएगा, है ना। उसके बाद फिर वॉज इट V1 है, नहीं होगा। एट V2 है, नहीं होगा। ईटन हो जाएगा, ठीक है। इज ईटन इज बीइंग, लगता है मैंने कुछ गलत लिखा है यहाँ पे, शायद बीइंग EATEN होना चाहिए, है ना, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये इज MR है, इज MR जैसे ही है, तो टेंस इसका चेंज नहीं होगा, टेंस तो वही रहेगा, इसमें हैड लगा हुआ है, पास्ट टेंस को शो कर रहा है, ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ ये रिसीवर आपका बन जाता है क्या, डूअर बन जाता है, यानी ये सब्जेक्ट बन जाता है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, सब्जेक्ट प्लस इज MR V1 प्लस ING, है ना, सब्जेक्ट प्लस इज MR V1 प्लस ING, इसलिए तो द फिश इज बीइंग, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस में बीइंग का यूज होता है, बीइंग हो गया ईटन, और जनरली हम लोग बाय का यूज करते हैं प्रपोजिशन के लिए, और इसके बाद ये जो आपका रिसीवर, ये जो डोअर होता है वो बन जाता है आपका रिसीवर, तो ये यहाँ आ गया, ठीक है। हाँ, और ये किसका पार्ट था, ये पार्ट था आपका वॉइस का, वॉइस मैंने लिखा नहीं है, तो वॉइस से एक सेंटेंस, ठीक है। और ये मोडाल्स का बेसिकली हम कह सकते हैं, ये मोडाल्स का पार्ट था, मोडाल्स भी हमने लिखा नहीं है, मोडाल्स का एक पार्ट हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। और ये शायद हमने लिखा था, शायद नहीं लिखा था, इसको भी हम लोग इसमें लिख लेते हैं, है ना। तो ये
ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें जो एक 1 से 20 तक हम लोगों ने डील किया, अब जो बच गए हैं 21 to 36, ये हम लोग अगले पार्ट में डील करेंगे। अगला पार्ट भी जरूर देखिएगा और उसके बाद एक डिटेल हम लोग प्लानिंग करेंगे या फिर किस तरीके से इंग्लिश के ग्रामर को सीखना है। और आप बेशक बेफिक्र रहिए, 36 में आप टोटल 36 मार्क्स ला सकते हैं, है ना। बस थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। तब तक के लिए बिल्कुल धन्यवाद आप लोगों का, इतना आपने टाइम दिया। साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छी लगी हो उसको शेयर जरूर कीजिएगा, खास करके 12th के जितने भी बच्चे हैं सबके पास। और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में हम लोग, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर।